Hello student and welcome to the 16th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy and as you know that we have started a chapter called linear equation, pair of linear equation into variable in our last class और हमने काफ़ी कुछ उसमें इंट्रोडक्शन दे भी दिया था और थियोरेटिकल पार्ट को भी काफ़ी समझा दिया था और ग्राफिकली हमने लीनियर इक्वेशन को बनाना सीख लिया था। तो होपफुली आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। और उस केस के अंदर मैंने दो अजम्पशन लिए थे। मैंने ये बताया था कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको सॉल्व करना आता है। जैसे x+2=5 है तो x की वैल्यू 3 होगी, ये आपको पता लगाना आता है, ये आपको फाइंड करना आता है। अगर ये आपको नहीं आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है, अगर नहीं आता है तो आप मुझे पूछिए, आई विल टेल यू। अगर ये अजम्पशन मेरा क्लियर है तो आपको आगे के लेक्चर्स होपफुली पूरे अच्छे से बिना किसी झिझक के समझ में आएंगे। लास्ट क्लास में मैंने जैसे लीनियर इक्वेशन को जब डिफाइन किया था तो हमने वन वेरिएबल को डिफाइन किया था और फिर टू वेरिएबल पे आए थे और मैंने कहा था कि टू वेरिएबल भी हम क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हैं। इसका ग्राफ बनाना हमने सीखा था, इसके सॉल्यूशन 2-4 फाइंड करने हमने सीखे थे। तो उसी का एक्सटेंशन है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अब सिंगल नहीं पढ़ेंगे, किसी के साथ पेयर करके पढ़ेंगे, यानी टू लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो उसके कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो चेक करने को मैंने बताया था। और इसको मैंने आपको जनरल फॉर्म में लिख के ही बताया था कि आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और एक दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये सेकंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और फिर मैंने आपको इसके बारे में ये कहा था, ये अंडरस्टैंड करने को कहा था कि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर आपने तो कहा था कि लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल के इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल के इन्फिनाइट होते हैं। लेकिन व्हेन यू आर लिंकिंग टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब आप दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर रहे होते हो साइमल्टेनियसली कॉमन सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे हो, तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसी की कैटेगराइजेशन हमने सीखी थी जो मैंने आपको 3 केसेस के अंदर आइडेंटिफाई करके बताई भी थी और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस बनते भी हैं। ओके, तो वो चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको वापस से वो कंडीशन आपको रिमाइंड करा देता हूँ और होपफुली आपने इसको अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो कि पहली कंडीशन होती थी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 और इसको हमने समझा था कि ये केस बनेगा यूनिक सॉल्यूशन का, यानी एक सॉल्यूशन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा होगा। सॉल्यूशन निकालना कैसे है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। निकालना कैसे भी मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये पहला सवाल है। अगर करता है कैसे तो निकालना कैसे है वो डिफरेंट स्टोरी है, और अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि लाइन्स जो बनेगी दोनों इक्वेशन की, इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही होगी और इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही होगी, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन की जो लाइन्स है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। एक बार रिकैप कर लेते हैं क्योंकि आज की क्लास में हम इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, लाइन्स आर पैरेलल। दूसरा केस बन जाता था कि a1/a2 सपोज करो बराबर आ जाते हैं, बराबर नहीं आते तो वो यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर बराबर आ जाते हैं तो दो कंडीशन बनती है कि वो तीसरे वैल्यू यानी c1/c2 के बराबर नहीं आते, तो ये कंडीशन हमारा बनता है नो सॉल्यूशन। अच्छा, ये ऊपर वाला सिस्टम क्या कहलाता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें सॉल्यूशन दे देगा, इसलिए कंसिस्टेंट है। अदरवाइज नो सॉल्यूशन आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। सो ये भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में अच्छे से। और इसको अपन क्या बोलते थे? इसको अपन बोलते थे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और तीसरा केस क्या बनता था? तीसरा केस बनता था इस केस के अंदर कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर आ जाए। ठीक है ना, तो फर्स्ट केस आपका यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड केस आपका नो सॉल्यूशन और थर्ड केस आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहता था। अगर तीनों बराबर आ जाए तो क्या मतलब है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट। बिल्कुल, लाइन्स जो होगी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही होगी, ठीक है ना, कोलाइड कर रही होगी, आप समझ सकते हो, हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट।
अच्छा, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये क्या होता है, ये भी कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि कम से कम अगर एक सॉल्यूशन मिलता है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अपन कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल A to Z जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसा ही आपको दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि अगर अपन क्वेश्चंस को करें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चंस आपके लिए मैं लिखता हूँ 2-4 कि आपको बताना है कि चेक द वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट। जैसे क्वेश्चन में लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, चेक द फॉलोइंग system of equation, check the following system of equation is consistent or not, is consistent or not। तो पहला सिस्टम है वो है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1 एंड 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड सिस्टम है सेकेंड सिस्टम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं जगह बना के ताकि इसमें ही आंसर लिख सकें अपन। तो सेकेंड सिस्टम है 5x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4y माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड सिस्टम है y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 और दूसरा है 2y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। अब देखो, सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है? सिस्टम कंसिस्टेंट होता है जब उसका यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए, और सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है कि जब वो नो सॉल्यूशन आ जाए। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है कि जब रेशो एक्स A1/A2 और B1/B2 बराबर या अनइक्वल आए, इससे पता चलता है कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो वो कैसे पता लगाएंगे? तो वहाँ पर A1 A2 B1 B2 आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप आइडेंटिफाई करिए। तो पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना होगा। जनरल फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? अगर आपको याद हो तो जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाती है कि A1x प्लस B1y प्लस C1 RHS में ज़ीरो करना होता है सारी टर्म्स को, है ना। सारी टर्म्स को RHS में ज़ीरो करना होता है। तो अगर आप इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस, इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और ये तो लिखी है जनरल, सेकंड इक्वेशन जनरल फॉर्म में ही लिखी हुई है। तो ये आपका A1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और A2 की वैल्यू आ जाएगी 2, B1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3 और B2 की वैल्यू आ जाएगी 1। दिख रहा है, कोविशेंट ऑफ y इज -3 एंड कोविशेंट ऑफ y हियर इज 1। ठीक है, और C1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी -2। सो A1/A2 एंड B1/B2 बराबर है क्या? चेक कर लेते हैं। तो A1/A2 आएगा 1/2 और B1/B2 आएगा -3। तो ये बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं बराबर है। तो पहला सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो ये कंसिस्टेंट है क्या? बिल्कुल, यस इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हाफ और A1/A2 दैट इज इक्वल्स टू हाफ एंड B1/B2 इज इक्वल्स टू -3, ये बराबर नहीं आ रहा है। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, वेरी मच कंसिस्टेंट है। ठीक है ना। सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आते हैं, 5x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4y माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दे रखे हैं? दोनों जनरल फॉर्म में दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं। तो A1 इसकी वैल्यू यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A1 की वैल्यू 5 आ जाएगी और A2 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है A2। यहाँ पे 4y को पहले लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, 4y भले ही पहले लिखा हो लेकिन A2 क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ से कितना आ रहा है? वो -5 आ रहा है, तो A2 इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। B1 कोफिशिएंट ऑफ y वो कितना है? -4 और B2 कितना आ रहा है? B2 यानी कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो B2 4 हो जाएगा। तो और C1 और C2 कितना आ रहा है? C1 आपका आ रहा है -5 और C2 आ रहा है आपका +1। तो A1/A2 और B1/B2 कितना आ रहा है? तो A1/A2 आएगा 5/-5, सो 5/-5 और B1/B2 कितना आ रहा है? -4/4। तो आप नोटिस करोगे ये दोनों बराबर आ रहा है, -1 और इक्वल्स टू -1। लेकिन ये C1/C2 के बराबर आ रहा है क्या? C1/C2 आ रहा है -5/1, तो ये C1/C2 है नहीं आ रहा है। तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल्स टू C1/C2 आ रहा है। A1/A2 -1 आ रहा है, B1/B2 भी -1 आ रहा है। तो A1/A2 और B1/B2 क्या आ रहा है आपका? बराबर आ रहा है। लेकिन ये किसके बराबर नहीं आ रहा है? ये C1/C2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये क्या सिस्टम क्या हुआ? इनकंसिस्टेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये नो सॉल्यूशन दे रहा है। ये कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है? नो सॉल्यूशन वाली। बात समझ रहे हैं? ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है जो सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आना चाहिए कि A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर आ जाए
तो अपने को तीसरे के लिए चेक करना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं आते तो तीसरे के लिए चेक करना ही नहीं पड़ेगा, तीसरा यानी C1/C2 के लिए चेक करना ही नहीं पड़ेगा। देखो फर्स्ट वाले केस में हमने सिर्फ A1/A2 और B1/B2 निकाल के चेक कर लिया, वो दोनों बराबर नहीं आए तो हमने इसको वहीं छोड़ दिया। बात समझ रहे हैं? तो A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर नहीं आता है तो हमारा आंसर होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी सिस्टम कंसिस्टेंट है। और अगर A1/A2 B1/B2 बराबर आ जाए तो होगा, ये भी चेक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। x-2 वाल फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, राइट। इसको अपन जनरल फॉर्म में पहले लिखते हैं। x हो जाएगा x - y - 2 = 0 और ये हो जाएगा 2x - 4 - 4 = 0, राइट। अब यहाँ से A1 की वैल्यू देखिए, तो A1 की वैल्यू आ रही है 1, A2 की वैल्यू आ रही है 2, B1 की वैल्यू आ रही है -1 और B2 की वैल्यू आ रही है -2 और C1 की वैल्यू आ रही है यहाँ से -2 और C2 की वैल्यू आ रही है -4। अब आप A1/A2 निकालें तो वो आएगा 1/2, B वो -2 निकालें तो वो -1/-2 आ रहा है और C1/C2 निकालें तो वो -2/-4 आ रहा है। सो यहाँ से A1/A2 और B1/B2 कितना आ रहा है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ, ये भी हाफ और ये भी हाफ, तो तीनों ही बराबर आ गए। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है हमें। क्यों दे रहा है हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों ही बराबर आ रहा है और तीनों ही बराबर आ रहा है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर लाइंस क्या होती हैं, लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। तो ये दोनों सेम ही इक्वेशन है क्या, बिल्कुल सेम ही इक्वेशन होनी चाहिए। अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो सेम इक्वेशन होनी चाहिए। देखो अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो दोनों तरफ से, सो 2 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये y बनेगा और इधर से भी 2 निकाल देते हो तो ये x - 2 बनेगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो y की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y = x - 2 ही आ जाएगा। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। बात समझ रहे हैं आप? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है जब दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिल्कुल ओनली सेम, वन एंड ओनली सेम, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एग्जैक्टली एज सच ही ये क्वेश्चन मैंने आपको लिया है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, कब होता है, अगर होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, नहीं होता है तो क्या कंडीशन होती है, ग्राफिकली कैसे समझ रहे हैं। ग्राफिकली का मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग है, इसका क्या मतलब है, लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है तो पैरेलल, इसका क्या मतलब है, कोइंसिडेंट है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। हैविंग सेड इट, अब आप नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम जहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिएगा एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट। अगर आपसे सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, आंसर मैच कर लीजिएगा। नहीं सॉल्व होता है फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा और फिर सोचिएगा कि आप ऐसा क्यों नहीं सोच पाए, ठीक है, जैसे मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है। सो लेट अस ट्राई वन क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation x plus 2y minus 5 is equals to 0 and 3x plus ky plus 15 is equals to 0 has first part unique solution, second part no solution, and third part is infinite solution। ठीक है, सो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर इसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y minus 5 इज इक्वल्स टू 3x plus ky plus 15, यानी जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर कोविशेंट ऑफ y चेंजिंग दे रखा है, यानी k की फॉर्म में दे रखा है। तो k की कौन सी वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन बनेगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। सो आप ले लें 5-10 मिनट ले लें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और फिर वापस से प्ले करके चेक करें सॉल्यूशन। सो सिंस दिस इज रिकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप एक बार पॉज करके वापस से सॉल्व करिए। चलिए अब देखते हैं कि पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह रहा है कि x plus 2y minus 5 is equals to 0।
और सी एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 15। पहले तो अपन इसके अंदर ए बी सी आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने लिख दिया इक्वेशन एक्स प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस के वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो a1 की वैल्यू आती है 1, a2 की वैल्यू आती है 3, b1 की वैल्यू आती है 2 और b2 यानी कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन b2 इज इक्वल्स टू k एंड c1 की वैल्यू आती है -5 एंड c2 की वैल्यू आती है +15। सो यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो हमें k की वो वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट अगर अपन सॉल्व करें तो यूनिक सॉल्यूशन के अंदर होता है कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 बराबर नहीं होना चाहिए, बस बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अगर बराबर आ रहा है तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब a1 बाय a2 कितना है 1/3 और b1 बाय b2 कितना है 2/k। तो इसका मतलब कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है और सारी वैल्यूज हो सकती है। यानी k की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, -3 हो सकती है, k की वैल्यू 4 हो सकती है, 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो आप बोलोगे k की वैल्यू फिर क्या नहीं हो सकती है, तो क्या आप बोलोगे सर k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है ना। तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k पॉसिबल, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k पॉसिबल। रियल वैल्यूज का मतलब रियल नंबर के अंदर होना चाहिए, है ना। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k पॉसिबल एक्सेप्ट, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट 6। सिर्फ 6 नहीं हो सकती है। अगर द मोमेंट यू पुट k इक्वल्स टू 6 तो ये 1/3 बराबर आ जाएगा, यूनिक नहीं होगा। और तो कुछ होगा कि नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन यूनिक नहीं होगा, है ना। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 नहीं होनी चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज अगर k की वैल्यू 6 हो जाएगी तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं रहेगा, हाँ कुछ और हो सकता है, वो अपन अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आ जाता है सेकंड केस में नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन पे चेक करते हैं। तो सेकंड हमारा केस है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। सो ये वैल्यू आनी चाहिए, है ना। तो नो सॉल्यूशन के लिए तो आप नोटिस करें कि a1 बाई a2 कितना है 1/3 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो b1 बाई b2 तो b की वैल्यू तो b1 के लिए तो 2 है, k की वैल्यू अपने को आइडेंटिफाई करनी है और ये नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाए, नॉट इक्वल्स टू आ जाए माइनस c1 बाई c2 कितना होता है, तो 5/15 दैट इज -1/3। तो जाहिर सी बात है 1/3 और -1/3 तो कभी बराबर नहीं होगा। बस अपने को इन दोनों को बराबर चेक करना है भाई। 1/3 तो एक पॉजिटिव नंबर है और -1/3 एक नेगेटिव नंबर है, तो ये कभी बराबर हो भी नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तो बराबर हो सकते हैं लेकिन तीसरे से कभी बराबर नहीं होंगे। तो बस अपने को k की वो वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेनी है कि जब ये दोनों बराबर हो जाए। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये आ रहा है कि k की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू 6 होनी चाहिए, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। k की वैल्यू अगर 6 आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 6 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ से अगर आप इन देखो एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन तो मैंने ये सॉल्व किया, इससे k की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 6। लेकिन एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक हमें देगा कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ से आ जाएगा k की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, -6 नहीं होनी चाहिए। द मोमेंट इट बिकम -6, द मोमेंट इट बिकम -6 तो क्या हो जाएगा, द मोमेंट इट बिकम -6 तो ये हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। देखो ना आप k की वैल्यू -6 रख के देख लो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पहले वाले पार्ट हमने क्या निकाल लिया था, k इक्वल्स टू अगर 6 नहीं होता है तो यानी सारी रियल वैल्यूज पॉसिबल है, यानी -6 भी पॉसिबल है। अगर आप k की वैल्यू -6 पुट कर देते हो, यहाँ पे k की वैल्यू -6 पुट कर देते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है 1/3 इज इक्वल्स टू -1/3 आ जाता है, यानी दोनों बराबर नहीं आते हैं। तो बराबर नहीं आते इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन इसका यहाँ से हमने निकाला कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो क्या k की वैल्यू 6 अगर रखोगे ना तो हमेशा नो सॉल्यूशन आएगा। अब अपन बात करते हैं इन्फिनिट सॉल्यूशन की। इन्फिनिट सॉल्यूशन में तीनों बराबर होने चाहिए। तो नोटिस करो कि तीनों कभी बराबर नहीं आएंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो ये तीनों बराबर आ सकते हैं क्या कोई, तो a1 बाई a2 कितना होता है 1/3, b1 बाई b2 2/k और c1 बाई c2 ये हो रहा है -1/3। तो वैसे ही कभी बराबर नहीं आएगा, क्योंकि देखो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो आपकी वैल्यू k इक्वल्स टू 6 आ जाएगी, और इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू -6 आ जाएगी। तो k की वैल्यू 6 भी आ जाए, k की वैल्यू -6 भी आ जाए साइमल्टेनियसली, ऐसे पॉसिबल है क्या,
कि ए की कांस्टेंट की वैल्यू दोनों ही चीज़ आ जाए, यानी के की वैल्यू 6 भी आ जाए और के की वैल्यू -6 भी आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो इस केस में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। नो वैल्यू ऑफ के इज पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ के इज पॉसिबल। यानी मैं आपसे बोलूँ कि 2 + 2 4 भी हो जाए और 2 + 2 3 भी हो जाए, ऐसे तो कभी पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स में तो एक ही आंसर आता है ना। तो के की वैल्यू 6 अभी हो जाए -6 भी हो जाए, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि नो वैल्यू ऑफ के इज़ पॉसिबल। इस तरह से ये क्वेश्चन को करना है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको और देता हूँ, let us try to solve one more question based on the same concept. Find the value of p. सपोज करो कि k ने चेंज करके p लिख देते हैं, है ना। for which the system of equation 4x plus 5y plus 2 is equals to 0 and px plus 10y minus 2 is equals to 0 has first part unique solution, second part no solution and third part है आपका infinite solution। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अगेन आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन वी विल डिस्कस। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x + 5y + 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड px + 10y - 2 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे? तो एक एक करके कंडीशन को सॉल्व करते हैं। पहले तो सिस्टम को जनरलाइज करते हैं। इक्वेशन दे रहा है 4x + 5y + 2 इज इक्वल्स टू 0 और एक इक्वेशन है px + 10y - 2 इज इक्वल्स टू 0। सो इसके अंदर सबसे पहले तो अपन a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो सारी कहानी को सॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ से आप देखो a1 की वैल्यू तो आ रही है 4, a2 की वैल्यू आ रही है p, कोएफिशिएंट ऑफ x है। फिर b1 की वैल्यू निकालें तो b1 आपका आ जाएगा 5 और b2 आ जाएगा आपका 10 और c1 निकालें तो c1 आ जाएगा आपका 2 और c2 आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये आ गया। अब आ जाते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन में तो ये होना चाहिए कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आने चाहिए। द मोमेंट अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 यानी 4/p किसके बराबर नहीं आना चाहिए? b1/b2 डेट इज 5/10 इसके बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए? तो p की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो p की वैल्यू 8 नहीं आनी चाहिए, बाकी सब चलेंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन? इसका आंसर लिखेंगे ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p पॉसिबल एक्सेप्ट 8 नहीं होनी चाहिए। द मोमेंट p की वैल्यू 8 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? a1/a2 b1/b2। बाकी कुछ होना हो, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी। तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p आर पॉसिबल एक्सेप्ट 8। अब सेकेंड पार्ट के अंदर एनालाइज करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा कह रहा है कि नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 तो बराबर आना चाहिए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आना चाहिए। सो निकाल लेते हैं। a1/a2 कितना है? 4/p। b1/b2 कितना है? 5/10। तो ये बराबर कब होगा? 8 के लिए हो जाएगा। यहाँ पे 8 के लिए बराबर नहीं हो रहा था, तो 8 रखो तो बराबर हो जाएगा। और ये बराबर किसके नहीं होना चाहिए? c1/c2। सो c1/c2 लेट्स अस आइडेंटिफाई 2/-2। c1/c2 कितना आएगा? 2/-2। तो 2/-2 कितना होता है? -1। ठीक है, तो यहाँ से आप नोटिस करें तो ये आपका आ जाएगा 4/p और ये 5/10 कितना होता है? हाफ। तो ये p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और अगर आप इसको देखें p की वैल्यू 8 रखते हैं तो ये हाफ और ये हाफ और ये -1। तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू है। अगर p की वैल्यू 8 रख देते हैं तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो नो सॉल्यूशन के लिए आप क्या बोलोगे कि p = -8 विल गिव यू नो सॉल्यूशन। p = -8 विल गिव्स नो सॉल्यूशन।
ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आया कि a1/a2 b1/b2 अगर बराबर हो रहा है तो नो सॉल्यूशन भी आ सकता है, इन्फिनाइट भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि ये c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है, p = -8 बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि ये नो सॉल्यूशन ही देगा। अब तीसरा केस अपने आप ही समझ में आ गया होगा आपको कि तीसरा केस इन्फिनाइट सॉल्यूशन p की किस वैल्यू के लिए होगा। तो लेट अस आइडेंटिफाई a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4/p 5/10 और -1 ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो यहीं से आप नोटिस करो कि ये हाफ और -1 तो कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो p की आप कुछ भी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रखो स्टूडेंट, p की किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं हो सकता। आप p की वैल्यू 8 रखो, -8 रखो, 3 रखो, -3 रखो, -4 रखो, -4 रखोगे तो -1 और -1 ये बराबर आ जाएगा, लेकिन इसके बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी कह सकते हैं कि सारी रियल वैल्यूज़ के लिए p की कोई भी वैल्यू रखो आप, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देगा एक्सेप्ट 8। तो अगर 8 रखते हो तो नो सॉल्यूशन दे देता है, 8 नहीं रखते हो तो यूनिक सॉल्यूशन दे देता है। तो इसका मतलब आप कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा दो में से एक बात होगी। अगर 8 रखोगे तो यूनिक सॉल्यूशन दे देगा, 8 रखोगे तो नो सॉल्यूशन दे देगा, है ना। फॉर p = -8 नहीं है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, फॉर p = +8 है ना। अगर 8 रखोगे तो नो सॉल्यूशन दे देगा और 8 नहीं रखोगे तो यूनिक दे देगा। तो p की कोई और वैल्यू हो सकती है क्या? नहीं। तो इसका मतलब फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन नो वैल्यूज ऑफ p सेटिस्फाई। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन p की कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं है ना। p की 5 वैल्यू पॉसिबल है, नो वैल्यू नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के क्वेश्चन पे इस तरह से बनते हैं। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ये आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल भी है, ऐसा कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ये कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द following pair of linear equation, for which value of k will the following pair of linear equation have no solution? Which value of k for which value of k will the following pair of linear equation have no solution? तो पहली है 3x + y = 1 और एक है 2k - 1 टाइम्स x प्लस k - 1 टाइम्स y = 2k + 1। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो आप पॉज करिए और k की वो वैल्यू बताइए कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन दे हमेशा। ठीक है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की बात भी नहीं कर रहा है और इन्फिनिट सॉल्यूशन की बात भी नहीं कर रहा है। हमेशा आपको क्या मिलना चाहिए? नो सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करें और सोचें कि क्या आ सकता है। सो लेट मी सॉल्व इट क्वेश्चन फॉर यू। तो पहले तो अपने को a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। सॉल्यूशन, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3x + y = 3x + y - 1 = 0, जनरल फॉर्म में लिख लिया इसको। और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2k - 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x 2k - 1 है, k - 1 टाइम्स y, कोफिशिएंट ऑफ y k - 1 है, कांस्टेंट टर्म दैट इज -2k + 1 = 0, ये कांस्टेंट टर्म है। तो अगर आप a1 a2 की बात करें तो a1 आपकी वैल्यू आएगी 3, a2 वैल्यू आएगी आपकी 2k - 1, ठीक है, b1 वैल्यू आएगी आपकी 1, b2 वैल्यू आएगी k - 1 एंड c1 वैल्यू आएगी आपकी -1 एंड c2 वैल्यू आएगी -2 टाइम्स 2k + 1 -2k + 1। ठीक है, तो अब अपने को चाहिए कि ये नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? नो सॉल्यूशन की सिंपल कंडीशन होती है कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। तो इसका मतलब a1/a2 यानी 3/2k - 1 ये a1/a2 आएगा, बराबर किसके हो? b1/b2 यानी 1/k - 1 के, लेकिन बराबर किसके ना हो? -1/-2k + 1 के, इसके बराबर ना हो। तो एक एक करके ऐसे करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि इससे क्या बनेगा सिचुएशन। सो एक सेकेंड, यस, तो एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। तो लेट अस ट्राई टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट। तो ये आ रहा है आपका, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 2k माइनस 1 ये बनेगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स k माइनस 1, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, है ना। अब यहाँ पे आप उसको सॉल्व कर ली इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। सो k को इधर ले आइए तो ये 3k माइनस 2k हो जाता है k, और माइनस 3 को आर एच एस में ले जाएगी तो 3 माइनस में है प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 3 माइनस 1 एट इज इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू यहाँ से तो आ जाएगी 2, ठीक है। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू नहीं आनी चाहिए -2, तो k की वैल्यू नहीं आनी चाहिए -2। तो अब देखो ये दो आंसर आ रहे हैं, एक तो कह रहा है कि k की वैल्यू 2 आ जाए तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, और एक कह रहा है कि k की वैल्यू -2 नहीं आनी चाहिए। तो एक ही बात है भाई, k की वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो k की वैल्यू -2 नहीं आनी चाहिए, तो क्या मतलब है, k की वैल्यू -2 नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब क्या आनी चाहिए, k की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो अगर आप इसका आंसर बोलोगे ना तो आप बोलोगे सर k की कौन सी वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा, k की वैल्यू 2 के लिए नो सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब तो यही है ना कि k की वैल्यू -2 नहीं आनी चाहिए, -2 नहीं आनी चाहिए का मतलब क्या है, ये क्या आनी चाहिए, k की वैल्यू 2 आनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल एज डैट हो गया ये, है ना। k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। अब आप नोटिस करो कि k की वैल्यू अगर मैं 2 रख के देखता हूँ यहाँ पे, चलो एक बार सेटिस्फाई करके देखते हैं कि वाकई a1/2 b1/2 c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है क्या। तो k की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 2 4 -1, 2 2 4 -1 कितना होता है, 3 हो जाता है, और ये हो जाता है 1 और 2 -1 तो ये 1 अपॉन 1 आ जाएगा, और ये आ रहा है आपका k की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 2 4 + 1 तो 1 अपॉन 5 आ रहा है। तो इसका मतलब 1 इक्वल्स टू 1 हो रहा है लेकिन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 हो रहा है, तो यानी ये नो सॉल्यूशन है, ये आपको नो सॉल्यूशन देगा होपफुली, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी होपफुली। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है, इस तरह से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। एक सिंपल और एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का करते हैं, और आई थिंक फिर ये आपका पूरा कवर अप कर लेगा, पूरा टॉपिक कवर अप कर लेगा, है ना। इस बेसिस के अंदर कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर ही सारा टॉपिक कवर हो जाएगा आज की क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, find the value of a and b for which the system of equations has a infinite number of solution, ठीक है। तो ये है 2x + 3y = 7, और एक है a + b + 1 टाइम्स x प्लस a + 2b + 2 टाइम्स y एंड -4 टाइम्स a + b -1, ठीक है, = 0। सो अगर आप इसको माइनस कॉमन ले लें तो चलो ऐसे ब्रैकेट लगा लो तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि हमें a और b की वो वैल्यू निकालनी है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दे, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या देते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे, क्या लगता है कि इसमें अपने को क्या करना चाहिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दे। हाँ स्टूडेंट, आपको क्या इसमें अपने को वही है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन निकालनी है, सिंपल है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की सिस्टम, इनफाइनाइट वैल्यू की सिस्टम कैसे निकलेगी, इनफाइनाइट वैल्यू सिस्टम की इक्वेशन ऐसे निकलेगी कि आप इसके अंदर वो कंडीशन सेटिस्फाई करें कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं, तो ये इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन बनती है, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस ट्राई टू राइट द कंडीशन। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई ए बी सी। अब आप नोटिस करो यहाँ पे इन्होंने a1/a2 की जगह a b को यूज़ कर रखा है, तो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं खाना है। a1 की वैल्यू तो एग्जैक्टली 2 ही रहेगी, a2 की वैल्यू रहेगी कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a + b + 1, ठीक है। और b1 की वैल्यू रहेगी 3 और b2 की वैल्यू रहेगी कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज a + 2b + 2,
और C1 की वैल्यू रहेगी यहाँ पे -7। देखो 7 इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो 7 को अपने को LHS में लेके आना पड़ेगा, तो C1 की वैल्यू -7 रहेगी, ये कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। और C2 की वैल्यू कितनी रहेगी, C2 की वैल्यू रहेगी -4A, 4 को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में तो 4B + 1 ये आ जाएगा। अब ये तीनों बराबर होना चाहिए, इन तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए, तो बराबर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा A1 दैट इज़ 2 अपॉन A + A2 दैट इज़ A + B + 1 इज इक्वल्स टू B1 दैट इज़ 3 अपॉन A + 2B + 2 ओके, एंड दैट इज़ C1 दैट इज़ 7। और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा अगर एक दूसरे डिवाइड होगा, तो मैं नहीं लिखता हूँ उसको, है ना, 4A + 4B + 1। बस आप एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स A + 2B + 2 और ये जाएगा 3 टाइम्स A + B + 1, ये इक्वेशन बनेगी। एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स 4A + 4B + 1 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स A + 2B + 2, ये आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है अपने को, और कुछ नहीं करना है। हालांकि ये इक्वेशन थोड़े दिन बाद करना चाहिए थी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही बन रही है, A और B 2 वेरिएबल हैं और इनको सॉल्व करना भी मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको क्लास 9 की नॉलेज से आता होगा। इनको सॉल्व करना है, मैं आपको वैसे आपको हिंट देता हूँ, जैसे 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से तो 2 हो जाएगा, 2 × 2B 4B हो जाएगा +4 और ये जाएगा 3A + 3B + 3। अब आप इनको सिंगल वेरिएबल में लेके आइए तो 2A + 2A को उधर लिख जाइए तो 3A - 2A होता है A, 3B - 4B होता है -B और 4 - 3 होता है 1, तो ये A - B = 1 आ जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगी, ये बनेगी 12A + 12B + 3 और ये बनेगा 7A + 14B, 7 × 2 = 14B होता है एंड प्लस 7 × 2 = 14, तो ये बनेगा 12A - 7A दैट इज इक्वल्स टू 5A and 12B - 14B that is equals to -2B and 14 - 3 that is equals to 11। तो यहाँ से आप ऐसा करिए, B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी उधर जाके, तो B की वैल्यू इधर से कितनी आ सकती है, B की वैल्यू इधर आ जाएगी A - 1, है ना, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पे हम रख देते हैं तो 5A 2, B की वैल्यू कितनी है A - 1, तो A - 1 इज इक्वल्स टू 11। सो आप ब्रैकेट आप ओपन करिए तो ये जाएगा 5A -2A + 2 इज इक्वल्स टू 11। 5A - 2A कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है 3A और 2 उधर सब्ट्रैक्ट होकर जाके तो 11 - 2 9 हो जाएगा, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी और A की वैल्यू 3 यहाँ पे रखें तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू यहाँ पे रखें 3 - 1 2, तो B की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। अगर ये क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया तो फॉर द टाइम बिंग ये स्किप कर सकते हैं क्योंकि A और B अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाता है, इसको सॉल्व करना भी मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो होपफुली वही टॉपिक अपना नेक्स्ट क्लास का रहेगा, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन ये जो मैंने मेथड बताया ये होपफुली कई स्टूडेंट ने क्लास 9 में करके आ रहे होंगे कि एक जगह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है दूसरी इक्वेशन पे, जैसे A - B = 1 आ रहा था तो हमने यहाँ से B की वैल्यू निकाल दिया A - 1 और उठा के इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया और फिर वहाँ से सॉल्व कर दिया और A और B की वैल्यू अपन ने साइमल्टेनियसली निकाल दिया। इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो टुडे की क्लास में, आज की क्लास में हमने इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ द कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K when they have given that the system has got a unique solution, the system has got the infinite solution and the system has got the no solution। so ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। रिलेशन हमेशा याद रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन का रिलेशन होता है कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आना चाहिए, तो जब वहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कोई K की वैल्यू आ जाएगी नहीं, जैसे कि अगर आप A1/A2 B1/B2 को इक्वल नहीं करके सॉल्व करते हो तो K की वैल्यू आ जाएगी, जैसे K इज़ नॉट इक्वल्स टू 6, तो यानी इसका मतलब कि K की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकती है, ये मतलब होता है। द मोमेंट यू टेक द वैल्यू ऑफ K इक्वल्स टू 6 तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, हाँ हो सकता है कि इन्फिनाइट हो जाए, हो सकता है कि नो सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। लेकिन अगर K की वैल्यू आप 6 नहीं रखते हो तो दुनिया की कोई भी वैल्यू रखो आपके 6 को छोड़कर, यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर K इज़ नॉट इक्वल्स टू 6 आ रहा है। इसी केस को हमने समझा था नो सॉल्यूशन के केस में कि अगर मान लो कि नो सॉल्यूशन में A1/A2 B1/A2 बराबर आ जाते हैं लेकिन वो तीसरे के बराबर नहीं आते हैं तो वो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। उस केस में हमने देखा था
कि अगर k की वैल्यू आप k इज नॉट इक्वल टू 6 आता है आपका यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो k की कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा नो सॉल्यूशन आ रहा था। याद करो शुरू के 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे ऐसे। तो इस तरह से क्वेश्चंस को एनालॉजी बनानी है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार सारा लेक्चर जो मैंने आज पढ़ाया है, जब आप नोट्स बना लोगे तो सारे क्वेश्चन को एक बार रिकैप्चुलेट करो, रिवाइज करो। होपफुली अगर आपको समझ में आ जाता है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं आता तो घबराना बिल्कुल नहीं है। डोंट पैनिक, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। 10 बार पूछ रहा हूँ, 10 बार जानो, 10 बार समझो। 10 बार क्या 100 बार पूछो, 100 बार जानो, 100 बार समझो, लेकिन चीज़ों को लेके चलो साथ साथ। पाइल अप मत होने दो डाउट्स को, है ना। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर प्रेशर ले लो कि क्या पढ़ा दिया सर ने आज। ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं पढ़ाया है। मुझे लग रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लग रहा होगा ईजी गोइंग जा रहा है, बहुत आसानी से जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट जा रहा है, थोड़ा समझ में कम आ रहा है। तो प्लीज़ हैव ए चैट विथ मी, है ना। प्लीज़ कॉल मी और मुझसे एक बार डिस्कस करिए कि सर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे, तो मुझे भी पता चलेगा कि यहाँ पे इस टॉपिक में थोड़ा सा और डीप डिग करना है, थोड़ा सा और इजी वे में चैप्टर को समझाना है। ओके, सो होपफुली आज की क्लास में इतना ही करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बी सेफ, टेक केयर एंड बाय।